So, hi, I'm back. Now we are going to study the fourth part of our chapter, that is cell unit of life. Okay, हमने अपने फर्स्ट 3 पार्ट में बेसिक हिस्ट्री देखी है। इस चैप्टर में सेल की हिस्ट्री देखी और उसकी सेल थ्योरी देखी, कैसे इसके ऊपर काम किया गया, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डेवलप किया। देन फर्दर वी हैव ऑब्जर्व दैट कितने टाइप के सेल्स होते हैं। सो वन इज प्रोकैरियोटिक, अनदर इज यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक सेल को भी हमने डीपली प्रॉपरली स्टडी किया है, राइट। आई विश आपको सब कुछ रिकॉल है, ये पूरा याद रखें, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो द बेसिक कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू आस्क इन योर एमसीक्यू, राइट। सो नाउ आवर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, इस चैप्टर में अब ये यूकैरियोटिक सेल को मैं आपको ब्रीफ करूंगी and then further we need to study about the all cell organelles which are present in eukaryotic cell, as we have already studied in prokaryotic cells, right? What kind of cell organelles they have and what are their functions. So now we need to study about the eukaryotic cells, their cell organelles and their further individual functions. So you will going to say that ma'am, it's okay, we have already studied these things, it's very basics. Yes, it's true, it's very basics, but again you have studied the basic things. Now you are in 11th standard, so you need to study each and every cell organelle part in deep. Okay, so before we start about these cell organelle parts, first you need to study about eukaryotic cell. So now question arises, what is eukaryotic cells? Okay, see, as we have studied about prokaryotic cells, they are single cells, है ना, वो single cell structures हैं। but अब अगर हम eukaryotic cells की बात करते हैं, so they are also single cell you can say, but no, they are present in merged form. वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, they are compiled. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल सेल है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वो खुद इंडिविजुअल एक सेल अपना पूरा लाइफ सर्वाइव करता है और अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। बट हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, सो यूकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो इंडिविजुअल सेल्स, बट दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लमजी फॉर्म, इन अ ग्रुप फॉर्म। ओके, एंड व्हेन दे फॉर्म अ ग्रुप, अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स आपस में जब जुड़ते हैं, सो दे फॉर्म अ टिश्यू। अब 9th क्लास को याद करो, 9th स्टैंडर्ड में हमने ये चीज पढ़ी है कि अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, वो सारे सेल्स आपस में फ्यूज होंगे, कंपाइल फॉर्म में रहेंगे, हमेशा ग्रुप फॉर्म में रहेंगे और वो मिलके बना देंगे क्या? टिश्यू। और टिश्यू मिलके बनाएगा टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ये हमने डिस्कस किया है ना। सो वही चीज यहाँ पे अब स्टार्ट होगी, एप्लीकेबल होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल आपस में कंपाइल होकर रहते हैं, सो ऑब्वियसली दे आर लार्जर इन साइज। इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा साइज होता है तो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा नहीं होता। अगेन इफ वी वांट टू सी दीज यूकैरियोटिक सेल्स, सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप। ओके, हम माइक्रोस्कोपिक लेंस से उसको देख पाते हैं। तो जनरल साइज क्या होती है? इट्स अप्रॉक्स 10 म्यूएम टू 100 म्यूएम। Now what is μm? It's micrometer. I have explained, right? So this is the unit. Here it is. I have mentioned. You need to note down all those things what I am explaining on board. I have already said this particular statement in my all lectures. If you are observing my lectures, so you need to note down all these points and you need to learn it properly. Okay. Now, if we talk about the size, so we always calculate the size of a cell in diameter. ये ध्यान रखें, अगर कभी भी क्वेश्चन आता भी है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इफ इन एमसीक्यू आल्सो दे आर गोइंग टू आस्क द साइज, सो देयर इज अ पर्टिकुलर यूनिट दैट इज डायमीटर। सो इफ वी आर सेइंग दैट पर्टिकुलर सेल साइज इज 10 to 100 म्यूएम, दैट मींस इट्स इज डायमीटर। आई विश यू एवरीवन नोज व्हाट इज डायमीटर। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। सो यूकैरियोटिक सेल्स जनरली प्रेजेंट इन हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। Now what are higher living organism? It's a basic question and basic understanding. Those are bigger in size, like you and me, and animals and plants. So all these are what? Higher living organisms, and all these higher living organisms survive because they have their own system. हमारी बॉडी में अपने सिस्टम्स हैं और वो सारे सिस्टम जो हैं वो अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हैं, लेकिन वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। ओके, दीज आर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। Basic property: eukaryotic cells, they don't have their cell wall.
they have their cell membrane, or you can say it's a plasma membrane also. Here I have drawn a particular common diagram of eukaryotic cell. Okay, this is a common diagram. It's but there are some particular cell organelles which are applicable for plants, plant eukaryotic cell, and some of them are applicable for animals eukaryotic cell. समझाती हूँ क्या है, यूकैरियोटिक सेल प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है। तो जो प्लांट में यूकैरियोटिक सेल है उनमें भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल हैं जो सिर्फ प्लांट्स में हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकोइड्स, दीज आर द कंपोनेंट्स, या ये कहा जाए कि सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट में होते हैं और वो वहां पर क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग भी होते हैं ना, कलरलेस होते हैं, ये हमने पढ़ा है अगेन 9th स्टैंडर्ड में, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। सो क्या है, वो उनकी प्रॉपर्टी है जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। बट हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हम सारे कॉमन सेल ऑर्गेनल देखेंगे एक यूकैरियोटिक सेल के, और फर्दर उसको हम प्लांट और एनिमल के साथ इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल को स्टडी करेंगे, राइट। सो ये एक कॉमन डायग्राम है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट listen to me very carefully and then further we need to study step by step। हम ये सारे इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, राइट। ओके, चलो, तो जब आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो देखो एक आउटर सर्कल मैंने बनाया हुआ है, सर्कल का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हियर इट इज दिस outermost boundary, you can see this is plasma membrane। This basically, what is plasma membrane? I am giving you a short introduction of cell organelles right now. We will study in deep, okay? So just memorize the things. Plasma membrane is an outer membrane structure which helps to protect the all internal cell organelle parts। यानी सेल के अंदर के जितना भी मटेरियल है ना, उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, है ना। आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा होगा, देन 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। सो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस जो एक टर्गर प्रेशर के कारण होती है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का काम होता है। तो जब सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म है, तो ऑब्वियसली वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालेंगे, या फिर जब उन्हें अपना कोई वर्क करना है तो उन्हें न्यूट्रिएंट की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजों का एक्सचेंज जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर एक एक्टिव और पैसिव एक्टिविटी होती है, वो हम तब पढ़ेंगे जब मैं अभी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपको इसका इंट्रोडक्शन इतना पता होना चाहिए। Plasma membrane is an outer boundary structure of an animal cell which helps in transportation and protection of all cell organelles which are present inside the cell. Clear? Okay. Now, again when we go to study about plasma membrane, then we will study how it is prepared, what is composition of a plasma membrane, and in which type of living organism, which type of composition is available. That we will study in a deep. Further, right now I am just giving an introduction. Second, another one, एक outer boundary आपको दिख रही है, plasma membrane dotted line structure. Another outer boundary, this is also known as cell membrane. एक छोटी सी और पतली सी कवरिंग होती है। कुछ एक ऐसे यूकैरियोटिक, या ये कहा जाए कि हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है। कॉमनली सभी में दोनों होती है। इट्स जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर। देन वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, वो इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये आप भी जानते ही हैं, बट मैं उसको स्पेशली मेंशन करूंगी। ये जो भी ब्लैक एरिया यहाँ दिख रहा है, दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक जोन, और यू कैन से साइटोप्लाज्म, राइट। इट्स अ साइटोप्लाज्म व्हिच इज व्हाट, इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। Cytoplasm is a jelly-like structure which carry all cell organelles inside, यानी अंदर जो है जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कैरी कर रहा है, ठीक है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, मिनरल्स आ गए, एनर्जी, वेस्ट प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज इन साइटोप्लाज्म, ओके। और साइटोप्लाज्म हर सेल का होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सब में साइटोप्लाज्म होता है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है,
उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, आप भी घर में रहते हैं, हम भी घर में रहते हैं, हम सब घर में रहते हैं ना। तो जो हमारा घर है, जो हाउस है, उसकी आउटर कवरिंग क्या है? वॉल है ना, सारी वॉल्स है। और वॉल्स में क्या है? डोर है, विंडो है। क्यों है? ताकि हम बाहर आ जा सकें, है ना, डोर के थ्रू। विंडो है, उसमें से वेंटिलेशन आए, एयर ट्रैवलिंग आए, लाइट आए, ये सारे सोर्सेस है ना। सो जस्ट इमेजिन इट इज अ स्मॉल होम, इट्स अ स्मॉल हाउस। कोई भी सेल जो है एक छोटा सा घर है। अब आपके घर के अंदर हॉल है, तो हॉल में आपके यहाँ सोफा सेट होगा, डाइनिंग टेबल होगी, टीवी होगा, फैन होगा, एसी होगा। किचन में भी अलग अलग सामान होंगे, खाने का सामान है, अपने पूरे ऑर्नामेंट्स हैं, है ना। आपका बेडरूम होगा, उसमें अलग अलग मटेरियल होगा, राइट। तो सेक्शन बने हैं ना अपने घर में अलग अलग। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वॉशरूम है, किचन है, गैलरी है। ऐसे ही ये भी एक छोटा सा घर है, इमेजिन कीजिए। और इस छोटे से घर में भी अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड हैं। हर एक पर्टिकुलर सेक्शन वो एक सेल ऑर्गेनल है, और वो इंडिविजुअली सेल ऑर्गेनल अपना काम करता है, बराबर। ऐसा होता है क्या कि किचन में से गैस उठा के रोज रोज डेली, रेयरली ऐसा हो सकता है, पर हाँ, हम ऐसा डेली मम्मी क्या करती होंगी, किचन में से गैस उठा के हॉल में ला के रख देती होंगी एलईडी के सामने, और वहाँ पे खाना बनाते होंगे। नहीं ना, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल थिंग। जिस काम का जगह जहाँ है वहाँ पे वो काम होता है। ऐसे ही सेल के अंदर भी होता है। सेल भी क्या है? एक छोटा सा घर है, इट्स अ लिटिल होम, जहाँ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो हर एक्टिविटी एक अलग अलग सेल ऑर्गेनल पार्ट कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया है? हम गेट पे, हम घर के गेट पे थे, और हमने वॉल देखी है, डोर देखा है, और विंडोज देखी है ना, ठीक है। तो अभी इस घर में क्या था? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसकी क्या है? वॉल्स हैं, इनके बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो वो हमारे डोर और विंडो हो गए। तो अब हमने डोर ओपन किया है, और अब हम घर के अंदर जा रहे हैं। तो अगर अंदर जा रहे हैं तो सारा सामान रखा है, लेकिन फिर भी वहाँ एयर है ना मीडियम में, बराबर। और वो जो स्पेस है जहाँ सारा मटेरियल घर में रखा है, वो स्पेस और वो एयर डिविजन, दैट इज साइटोप्लाज्म, है ना। किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म है, समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल कंपेयर करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ? यहाँ अब हम अंदर, घर के अंदर आ गए हैं। अब अंदर आने के बाद हम एक एक सामान के बारे में जाने, यानी कि एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम सेल के अंदर जाते हैं। हम जैसे ही सेल के अंदर पहुंच रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है, सर्कुलेटेड ट्यूब सा स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट? वैक्यूल। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर वैक्यूल बहुत बड़े साइज में होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में ये वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होगा और बड़ा होगा, लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा? वैक्यूल छोटे छोटे होंगे और बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकंड वन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेक्शन दिख रहा है ना, ऐसा ट्यूब कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने थ्रेडिंग बनाई हुई है, डॉटेड है। दिस इज व्हाट? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने वैक्यूल देखा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया ना। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? अब ये तो पता होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ अ सेल, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। ये आपको अभी डीप में आएगा, मैं बताऊंगी। यहाँ पर हमने जो भी खाना खाया और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू यहाँ सेल के अंदर आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को कंज्यूम करके वो एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। एटीपी एडीपी आर एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसको कंज्यूम करके हमारी बॉडी पूरा फंक्शन करती है। अगर एटीपी एडीपी मॉलिक्यूल नहीं हो तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। दीज आर एनर्जी बेस्ड कंपोनेंट। तो हम खाने में एटीपी एडीपी खाते हैं क्या? नहीं ना। हम क्या खाते हैं? बकायदा चपाती है, राइस है, दाल है, वेजिटेबल्स है, ये खाते हैं ना। नहीं, आप वैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और सारे फास्ट फूड ये सब भी खाते हैं, आई नो दैट, लेकिन अभी प्लीज़ ये सब फायदा नहीं करता है, नुकसान करता है। कभी कभार ठीक है,
रेगुलर में नहीं खाने का, क्योंकि वो जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट करता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें से एक्सक्रीट आउट करता है और फिर सेल तक पहुंचाते हैं। तो सेल में हमारी बॉडी में बिलियन ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो जो आपने फूड कंज्यूम किया है, कितनी मैजिकल थिंग है देखो, वो पूरा न्यूट्रिएंट उसमें से ग्लूकोज जो होता है ना वो यहाँ पहुँचता है सेल तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया उसको अंदर अपनी मैकेनिज्म करता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और उससे एटीपी एडीपी रिलीज होते हैं जो वापस ब्लड में मिक्स होके सब जगह कंज्यूम होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अब वो कैसे करता है, क्या करता है, क्या साइज है, अरेंजमेंट है, सब कुछ ये अपन अभी डिटेल में देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट नाउ दीज आर, ओह सॉरी मैं एक चीज, दीज आर लाइसोसोम्स। नाउ व्हाट आर लाइसोसोम्स, मैं ये लिखना भूल गई थी, आप नोट कीजिएगा। लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। याद है, कुछ टाइम में पढ़ा है। क्यों बोलते हैं उन्हें सुसाइडल बैग्स? क्या होता है जब कभी भी अगर किसी सेल के पास एनर्जी नहीं रहती, कोई सेल प्रॉपर्ली वर्क डन नहीं कर पा रहा है, कोई इन्फेक्शन की कंडीशन है, कोई भी पैरामीटर है, या हमने खाना नहीं खाया है, फास्टिंग लोग जब हम करते हैं और फास्टिंग में बॉडी में एनर्जी अगर कम होने लगती है, सो दीज लाइसोसोम्स गेट एक्टिवेटेड और वो पूरे सेल को ही कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग। वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन कराने के, ठीक है। चलो, नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। दिस इज माइक्रोफिलामेंट्स। ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, दीज आर माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर्स। इस एक्टिन, इनके आगे लिखा है एक्टिन। एक्टिन इज अ प्रोटीन एक्चुअली, ठीक है। अभी अपन बायोमोलिक्यूल चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब आएगा, तब मैं वहां पे इसके स्ट्रक्चर को भी आपको पढ़ाऊंगी। एक्टिन इज अ प्रोटीन जिसके थ्रू ये माइक्रोफिलामेंट्स बने होते हैं। अभी माइक्रोफिलामेंट का काम एक्चुअली क्या है? देखो, हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था, तो हमने वहां पे सीलिया, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, है ना, जो क्या थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे और ऐसा टेल जैसा स्ट्रक्चर था जिसे फ्लैजिला सीलिया बोलते हैं। और वो क्या हेल्प करते थे? सेल का मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते थे, है ना। सेल क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा था। तो हमारी तो पूरी बॉडी मूव करती है। अगर मुझे जाना है यहाँ से वहाँ, तो मैं यहाँ पूरा इधर से इधर आ गई, ठीक है, और फिर मैं वापस से यहाँ पे आ गई हूँ। सो ये मूवमेंट तो मेरा पूरा बॉडी कर रहा है। तो पूरी बॉडी कैसे कर पा रही है? क्योंकि बॉडी के सारे सेल भी मूव कर रहे हैं। और वो कैसे मूव कर रहे हैं? इंटरनली मूव कर रहे हैं। यानी अगर मेरा हाथ ऐसे है, मैंने इसको ऐसे किया, तो देखो यहाँ के मसल टिश्यूज या सेल जो है वो श्रिंक हुआ है ना, बराबर। तो अगर वो श्रिंक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरनल बॉडी ऑर्गेनल इधर इधर एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे? वो बोलेगा अरे तुम थोड़ा खसको, अरे तुम इधर चले जाओ, अच्छा इधर आ जाओ। हम कभी कोई जगह, भीड़ वाली जगह में जगह बैठने की कोशिश करते हैं तो सबको खसका के ऐसे करके बैठ जाते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी अपना मूवमेंट लोकोमोशन करते हैं। उसमें ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इनकी फर्दर चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल्स। ये देखो, एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, मतलब स्टिक लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया है। दीज आर सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन कैसे आती है, हमने पढ़ा है ना, एक सेल दो में डिवाइड होता है, एक पेरेंटल सेल न्यू 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, बराबर। तो ये जो सेल डिवीजन जब होता है ना, वहां पर ये सेंट्रियोल बहुत हेल्प करते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, मैं सेल कंप्लीट करके आपको पढ़ाऊंगी सेल बायोमोलिक्यूल्स, और फिर हम लेंगे सेल साइकिल, राइट। तो वहां ये सेंट्रियोल बहुत काम आने वाला है। वो पूरी एक मैकेनिज्म है सेल साइकिल में, जहां पर अगर ये सेंट्रियोल्स नहीं होंगे ना, तो सेल डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंट्रियोल्स एक न्यूक्लियस की एक एक पोजीशन ले लेते हैं। न्यूक्लियस में एक एक जगह आ जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स है ना, उनको वो अपनी तरफ रिपेल करते हैं। एक इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा। तो जैसे ही वो खींचना शुरू करते हैं, तब न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, टूटता है, अलग होता है। तो ये अलग होने के बाद वो न्यूक्लियस फिर पूरे सेल को तोड़ के अलग करता है। तो एक पेरेंटल सेल से 2 नए डॉटर सेल बन जाते हैं। सो सेंट्रियोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन मजे की बात, सेंट्रियोल जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तब तक वो साइटोप्लाज्म में ही फ्री फॉर्म में घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल मैच्योरेशन स्टेज पे आएगा, यानी सेल डिवाइड करने की स्टेज पे आएगा, तब ये सेंट्रियोल न्यूक्लियस के अंदर एंट्री ले लेते हैं और फिर न्यूक्लियस में जाके अपना काम करते हैं। तब तक ये अपने साइलेंट मोड में आराम से साइटोप्लाज्म में सेटल रहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अच्छा हाँ, नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Intermediate filaments are just like microfilaments. They help in again you can say, जब intermediate filament है ये दो तरह से काम करते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट के को काम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगेन जब सेल डिवीजन आ रहा होता है तो वहाँ पे फाइब्रस फिलामेंट बन जाते हैं जो सेंट्रियोल के साथ जाके ये चिपक जाते हैं, है ना। ऐसे स्टिक, ये सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे थ्रेड लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर बना लेंगे दोनों यहाँ पर, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर वो दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिट कर लेंगे, तो वहाँ ये हेल्प करते हैं। तो वो प्रेजेंट ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रहते हैं। हमने ये भी देख लिया। अब हमारा ये देखा, ये देखा। नाउ वी टॉक अबाउट गोल्गी बॉडीज। नहीं, अभी मैं यहाँ इंटरप्ट करती हूँ, गोल्गी बॉडी बाद में बताऊंगी, पहले हम उस तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। काम करता है, सब चीज़ें सोचता है। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तुम सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, ये सब कहाँ स्टोर हो रहा है? ब्रेन में हो रहा है ना। तो आप मजे की बात, इसको ऐसे याद रखना, मैं हमेशा याद करने की ट्रिक सिखाती हूँ। सेल का भी एक बॉडी का, उसका सेल भी एक इंडिविजुअल बॉडी है और उसका भी ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बट न्यूक्लियस के भी इंडिविजुअल से उसके ऑर्गेनल पार्ट्स हैं। न्यूक्लियस अकेला गोल सर्कल छोटा सा ऐसा नहीं है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं और उसके अंदर बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं, उसी के कारण बहुत सारा नया डेवलपमेंट होता है। तो क्या है ये न्यूक्लियस जो है, इट्स ए सेंट्रल सर्कुलेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन ये न्यूक्लियस की अपनी एक बॉर्डर है, उसकी भी क्या है? मेम्ब्रेन है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। सी यस, हाँ दिस वन, ये जो बॉर्डर दिख रही है ना, मैं इसको डार्क कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। दिस वन, ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है, दिस इज डार्केस्ट एरिया। ये जो सेक्शन है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। कवर करते हैं ना, एनवेलप क्या होता है? किसी भी चीज को अंदर ऊपर से कवर करते हैं। सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। अब यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हम अगर देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप पे भी छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज न्यूक्लियोस्पोर्स, और वो मदद करते हैं न्यूक्लियस से किसी भी चीज को अंदर और बाहर जाने आने में। जैसे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है ना, ऐसे ही यहाँ न्यूक्लियोस्पोर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अंदर। अब जैसे यह सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी उसका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर एनवेलप आ गया और ये न्यूक्लियोलस बोला जाता है। कई जगह न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोलस बोलते हैं। किसे? न्यूक्लियस के इंटरनल जेली लाइक स्ट्रक्चर को। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इंटरनली एक ये छोटा सा डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी बोला है। दैट इज अगेन इट्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। क्या आया? न्यूक्लियोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर आया और उसके अंदर एक छोटा सा डॉटेड सर्कुलर स्ट्रक्चर आया जिसे हमने कहा न्यूक्लियोलस, व्हिच इज कैरिंग लॉट्स ऑफ डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रेड कलर डॉटेड है, ये एक्स दिख रहा है, ऐसा क्रॉस में दिखाया है। दीज आर व्हाट? क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको हम? ये क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम के ऊपर होता है डीएनए। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which is carrying all characteristics, है ना, जो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं। हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना ही याद रखना है जो हमने 10th में भी पढ़ा है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which carries information, यानी आपको बोलते हैं ना पापा
पापा जैसे दिखते हो, नहीं नहीं नाक तो मम्मी की ले ली है, आंखें बुआ जैसी हैं, बाल दादी नेचर दादी पे चला गया है, ऐसे कमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? दीज आर आवर कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। 10 में हेरिडिटरी एंड वेरिएशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पे ये चीज बताई हुई थी, है ना। तो वो क्या है? यहाँ है। सो डीएनए या क्रोमोसोम पे होता है। लेकिन क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक छोटी सी स्मॉल यूनिट होती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, वो क्या है? जब डीएनए और प्रोटीन आपस में कंपाइल होते हैं, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। इट इज अ बेसिक प्रोटीन। अगेन ये भी हमने 10 में पढ़ा है, अगर याद नहीं है तो रिकॉल करिए। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये दोनों आपस में कंपाइल होके एक छोटी सी यूनिट बनाते हैं जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोला जाता है, कई बुक्स में क्रोमेटिन फाइबर के नाम से मिलेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे क्रोमेटिन बन जाते हैं और वो सब आपस में कंपाइल होके क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर हम पेयर की फॉर्म में बात करें तो 23 क्रोमोसोम और इंडिविजुअल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम। और ये सारे क्रोमोसोम हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे होता है एक और चीज, दैट इज आरएनए। ये देखो, ये आरएनए क्या है? ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर बनाया है, देखो ऐसे ऐसे ऐसा करके ये स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज व्हाट आरएनए। RNA is ribose nucleic acid. DNA is deoxyribose nucleic acid. एक्चुअली इसकी कंपोजिशन है जो बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये दोनों शुगर, न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने हैं। वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आरएनए हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए। यानी हमने बचपन से पढ़ा है बॉडी किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट से बनी है ना। उसमें प्रोटीन और बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे प्रोटीन हम फूड में कंज्यूम नहीं कर पाते। बहुत सारा प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बनाती है। तो वो प्रोटीन बनाने का काम किसका है? आरएनए का। आरएनए राइबोसोम्स की मदद से बनाते हैं। वो क्या है आगे देखते हैं। पर आरएनए भी कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी वायरस की या फिर हम किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उनकी बॉडी में आरएनए उनका एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे भी कोरोना वायरस है ना, तो उसका जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए। ठीक है, डीएनए भी होता है कई में, पर आरएनए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं किसी भी होस्ट सेल में घुस के उसके अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसको बिगाड़ देते हैं, उस कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने मन का कोई अच्छा दूसरा प्रोटीन बनाते हैं जो उस होस्ट सेल के लिए हार्मफुल होता है, जैसे कोरोना में हो रहा है। तो वो चीज आगे मैं समझाऊंगी क्या है, अभी इतना ही समझो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? नॉर्मल हमारी बॉडी जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन है ना, उसको ये आरएनए बना रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे ये हुआ हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट। लेकिन न्यूक्लियस के पास एक और चीज होती है, देखो ये कवरिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज व्हाट ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच होता है। वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? देखो, एक होती है उसकी आउटर बाउंड्री, ये सब हमने पढ़ा हुआ है 9th में। हाँ, मैं रिकॉल करवा रही हूँ, मेरे को पता है 11th में आता है हम सब भूल जाते हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज रिकॉल करिए। ये पहले मैं बेसिक करा रही हूँ, इसके बाद अभी आपका 11th का इंडिविजुअल हम डिटेल में पूरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप्स। उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER भी बोलेंगे। देखो बायोलॉजी में ना एब्रिविएशंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम होते हैं तो हम उसको शॉर्ट में भी लिखते हैं। कई बार क्वेश्चंस में भी आपको एब्रिविएशंस आते हैं, तो यू हैव टू लर्न दीज एब्रिविएशंस। ये शॉर्ट कीज आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं जल्दी आपके साथ एब्रिविएशंस शेयर करूंगी, अप्रॉक्स 50 या 100 एब्रिविएशंस आपको दिया करूंगी, दैट यू नीड टू लर्न प्रॉपर्ली एंड देन उसका हम टेस्ट भी लेंगे। बिकॉज अगर आपको एब्रिविएशंस याद नहीं है, रिसर्च के ईयर, साइंटिस्ट के नाम याद नहीं है, तो मान के चलिए कि आप नीट के अंदर आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस तो मिस कर दोगे, उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। सो यू नीड टू लर्न प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए, तो RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम. व्हाट इज एब्रिविएशन? एब्रिविएशन इज अ शॉर्ट फॉर्म. ये तो बोलोगे मैडम ने क्या वर्ड बोला. शॉर्ट फॉर्म है. RER इज अ एब्रिविएशन. फुल फॉर्म इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगेन DNA इज अ एब्रिविएशन वर्ड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लाइक दिस. ठीक है. सो RER का सबसे बड़ा काम क्या है? ये आउटर बाउंड्री है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और उसके ऊपर अटैच होते हैं कौन? राइबोसोम्स. कहाँ पे हमारे राइबोसोम्स बनाए थे? ये सी. हाँ, these are. ये मैंने रेड कलर के डॉट में बताए हैं. यहाँ भी देखो बाउंड्री पे रेड डॉट दिख रहे हैं आपको. सो दीज आर व्हाट? राइबोसोम्स. आपको क्लियरली दिखे इसलिए डायग्राम में मैंने रेड डॉट सर्कल भी किया है. आप भी ऐसे ही बनाइएगा. सो दीज आर व्हाट? राइबोसोम्स. एंड राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे आर कैरिंग कोडिंग ऑफ प्रोटीन. यानी जिस टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी में बनना है ना, उसका कोड यानी अमीनो एसिड. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. तो वो कोड सीक्वेंस ही अपने साथ कैरी करते हैं. और ये राइबोसोम्स और RNA ये बढ़िया सबसे अच्छे मित्र हैं. यही आपस में मिलके हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. वो कैसे करते हैं वो आगे के चैप्टर में आएगा, तब हम पढ़ेंगे. अभी आप इतना समझें. ठीक है. इसके बाद अंदर की जगह देखो छोटा सा वेकेंट प्लेस है. That is what? Smooth endoplasmic reticulum. Second part of ER. That उसका भी short form abbreviation क्या है? SER. पहले क्या था? RER और SER. Smooth endoplasmic reticulum का काम है सिंथेसिस कराना. क्या सिंथेसिस करना है ना? बनाना किसी चीज को. तो क्या बनाएंगे? क्या होता है? RNA भी अलग अलग टाइप के होते हैं. 3 टाइप के होते हैं. mRNA, rRNA, tRNA. mRNA is a messenger RNA. rRNA is a ribosomal RNA and tRNA is a transfer RNA. ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. लेकिन इसमें से जो rRNA है दैट इज राइबोसोमल RNA जो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में होता है, वो आके इस राइबोसोम के साथ स्टिक हो जाता है. जो सपोज कीजिए X प्रोटीन बनाना है तो नॉर्मली rRNA आएगा और जिसके अंदर वो X प्रोटीन बनाने की कोड है उस राइबोसोम के साथ स्टिक हो जाएगा. फिर वहां पर mRNA भी मैसेज करते हैं पहले कि ये वाला लेना है, फिर rRNA चिपक आके स्टिक होता है और tRNA उसको वहां से उठा के न्यूक्लियर एनवेलप से एंट्री लेके अंदर पहुंचा देता है. वहां पर जो RNA प्रेजेंट है वो उसके और नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है. ध्यान से समझना. फिर से नंबर ऑफ कॉपीज बना के एक सीक्वेंस बना देता है और उस सीक्वेंस को न्यूक्लियर एनवेलप से SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचा देते हैं. तो वहां SER में क्या होता है? इनके बीच में बॉन्डिंग होती है. पता है प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, इनकी बहुत लंबी लंबी कोडिंग होती है. बहुत सारे नंबर ऑफ चेन होते हैं. तो ऐसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर तो कैरी नहीं कर सकता ना एक सेल. तो ICR में क्या होता है? उनको मर्ज किया जाता है. उसकी बॉन्डिंग होती है. उसको कहते हैं सिंथेसिस होना यानी सल्फोनाइजेशन होना, है ना. यानी सल्फर ग्रुप आके जुड़ेगा और उन दोनों को जोड़ देगा. ऐसे वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. केमिस्ट्री में वर्ड पढ़े हैं ना. तो ये इस तरह की बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड बनाया जाता है. वो SER में बनता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन और बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट या विटामिन मिनरल जो हमें चाहिए उनका भी सिंथेसिस करते हैं. फिर वो उसको रिलीज कर देते हैं, है ना. SER उसको बना के बाहर साइटोप्लाज्म में भेजेगा और वो जाएगा किसके पास? गोल्गी एपरेटस. ये आ गई गोल्गी बॉडी. तो इस गोल्गी बॉडी अब इस कोड को लेगा और उसको पूरा प्रॉपरली बनाएगा. जैसे अगर हमने सपोज करो कोई खाने की डिश बनाई है तो मम्मी ऐसे अगर मम्मी ने कढ़ाई में बनाई है तो वो पूरा कढ़ाई दे देती है खाने के लिए. ये लो आप पैन लो, पैन में खा लो. ऐसा नहीं होता ना. हम उसको प्रॉपरली एक प्लेट में प्रॉपरली सजा के अच्छे से प्रेजेंट करते हैं. तो वही काम हो रहा है यहाँ पे. पैन में जब सब कुछ बन गया तो वो ट्रांसफर हुआ गोल्गी बॉडी के पास. अब गोल्गी बॉडी उस कोडिंग को चेक भी करेगा. चेक करके चेक क्या करेगा कि कोडिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, जो बनना था वो बना है कि नहीं, और प्रॉपर पैकेजिंग का काम करेगा. उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा और फिर वो ट्रांसफरेंस से बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रिलीज कर देगा ब्लड में. अगर सेल को जरूरत है तो सेल के पास ही रहेगा, सेल उसको यूटिलाइज कर लेगा. अगर एक्स्ट्रा किसी और ऑर्गेनल पार्ट के लिए चाहिए तो वो रिलीज करके बॉडी में पहुंचा देगा. सो ये बेसिक कोऑर्डिनेशन चलता है इन सारे
सेल ऑर्गेनल्स का, राइट। तो हमने गोल्गी apparatus भी देख लिया। अब लास्ट बच रहा है क्या, peroxisomes। These are the peroxisome molecules जो बहुत सारी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है ना, इन सबको कंडक्ट करने में हेल्प करता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, हम जब इसका अभी डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं प्रॉपर्ली बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हमने सेल ऑर्गेनल्स देख लिए सारे, फटाफट से रिपीट करें, एक बार रिवाइज करते हैं। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल किसमें होता है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन में। इनकी सबकी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम प्लांट यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें उसकी सेल वॉल होती है। एनिमल यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल जितने भी हैं उन सबका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, राइट, क्लियर है। मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल कितने हैं, दो हैं, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री यानी उसकी सेल वॉल होती है, और फिर अंदर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यूकैरियोटिक एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेकेंडली इंटर जाएंगे तो उनका साइटोप्लाज्मिक जोन है, जो क्या है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ, न्यूक्लियस। सारे इंपॉर्टेंट है पर हम न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर जिसके अंदर इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ अ सेल व्हिच कैरी डिफरेंट ऑर्गेनल पार्ट्स। कैसे, न्यूक्लियस का अपना एक सेल में उसका एडवेलप्ड स्ट्रक्चर है, उसका पूरा बॉर्डर है जिसमें न्यूक्लियोपोर्स होते हैं जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें भी इंटरनल एक उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस व्हिच कैरी आरएनए, डीएनए, है ना, एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर व्हाट, क्रोमोसोम्स आर डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ क्रोमेटिन एक यूनिट है। वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रोमोसोम यूनिट, क्रोमेटिन यूनिट जुड़ के एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम पेयर में और 46 क्रोमोसोम इंडिविजुअली। इसके अलावा न्यूक्लियस में होता है उसका आरएनए, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियस के बाहर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ईआर जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज आरईआर आउटर सरफेस पे जिसपे वो राइबोसोम कैरी करते हैं। इंटरनल इज एसईआर स्मूथ स्ट्रक्चर जो फर्दर सिंथेसिस करते हैं। आरईआर में राइबोसोम है। राइबोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैरीज द कोडिंग ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने वाले कोड को कैरी करते हैं। उसके बाद वहां पे आ गया कौन, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी यहाँ पे जो भी कंपोनेंट बन रहा है, प्रोटीन है, फैट, कुछ भी जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट बन रहा है उसको क्या कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल जो एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर आल्सो स्टोरेज के एनर्जी कंपोनेंट जो प्लांट में एक ही होता है, बड़ा होता है, लेकिन एनिमल यूकैरियोटिक सेल में छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा आ गया, अगर हम बात करें तो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। अगर एनर्जी नहीं बन पा रही या सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरे सेल को खा लेते हैं, इसीलिए वो सुसाइडल बैग कहलाते हैं। माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल होता है जो सब नॉर्मली कंडीशन में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल के, लेकिन जब सेल रिप्रोडक्शन कर रहा है यानी कि सेल साइकिल, सेल डिवाइड हो रहा है, तब वो न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियस को स्प्लिट होने में, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ओके, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियस, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और मजे की बात, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं न्यूक्लियस इनका कंप्लीटली डेवलप होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। कैरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री स्ट्रक्चर होती है। यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल उनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की भी अपनी बॉर्डर है।
गोल्गी बॉडी, उसकी भी अपनी बॉर्डर प्रेजेंट है, उसकी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी अपनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक पोर्शन हो जाता है दैट इज व्हाट क्लोरोप्लास्ट। अगर हम प्लांट यूकेरियोटिक की बात करेंगे तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, वो भी अपना मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड के अलावा राइबोसोम्स, हाँ यूकेरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप होते हैं ना। व्हाट इज 80S? ये साइज होती है, जब हमने उधर प्रोकैरियोटिक सेल में देखी थी वहां पे 70S 80S यूनिट होती है, ऐसे यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की यूनिट क्या होती है? 80S होती है। सीलिया फ्लैजिला का जो काम वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स कराते हैं, और ये यूकेरियोटिक सेल प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। सो आई विश यूकेरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट आपको इंडिविजुअली क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और डिटेल बताती हूँ। So, as we have discussed all these cell organelle parts of eukaryotic cells, now individually we need to study about each and every cell organelle. Okay. So, as we were discussing the whole structure, the first organelle we have studied that was plasma membrane, or also we can say it's a cell membrane, right? तो ये जो स्ट्रक्चर है किसी भी यूकेरियोटिक सेल का एक आउटर बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? और वो क्या हेल्प कर रहा था, हमने क्या समझा था? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, राइट? कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर लाना है या अंदर से बाहर लाना है। सेकेंड फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर को। इन्हें अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर मैंने अपने हाथ को यहाँ से यहाँ बैंड किया तो मेरे इतने सारे मस्कुलर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो श्रिंक हुए, नर्व सेल्स भी श्रिंक हुए, अलग अलग पर्टिकुलर सेल्स हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड सेल्स भी श्रिंक हुए, फिर वापस एक्सपैंड हुए। सो सच काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो जब ये उनका फंक्शन है हमें पता चला, तो एग्जैक्टली कैसे पता चला? कुछ तो रिसर्च हुई होगी, कुछ तो काम किया गया होगा। सो आप इतना आप अभी पढ़ते हो 9-10 स्टैंडर्ड तक कि ये होता है। अब हमें इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री पढ़नी है कि एग्जैक्टली ये किसने पता किया, कैसे पता किया। तो जो बड़ी मजेदार स्टोरी है इसकी, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो अभी तक उसमें 3 हाइपोथेसिस थ्योरी दी गई है ना। तो हाइपोथेसिस मतलब अपना एक अंदाजा देना, अपना एक कॉन्सेप्ट बताना कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा या ये प्रेजेंट होगा, इसीलिए ये बना है। सो दिस इज कॉल्ड एन आइडिया और उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुआ तो बेसिक 3 हाइपोथेसिस डिस्कवर हुए, जिसमें से एक जो आज की डेट में मानी जाती है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़े हैं, यानी जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो आज की डेट में हम एक्सेप्ट करते हैं, आज हम उसको समझते हैं और उसी के बेसिस पे सारी स्टडी की जाती है। हम मानते हैं आज कि हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के पहले और भी स्टोरीज है और कहानियां हैं। मैंने हमेशा बताया है कि मैं हर एक टॉपिक की हिस्ट्री जरूर पढ़ाऊंगी और वो आपको पढ़ना भी कंपलसरी है, याद रखना जरूरी है, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन नीट एज वेल एंड इवन बोर्ड्स आल्सो। ओके, सो हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई किया गया तो सबसे पहले उसका केमिकल कंपोजिशन देखा गया कि एग्जैक्टली ये बना किससे है, कौन कौन से केमिकल्स इसमें प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लिए गए, यानी कुछ पर्टिकुलर सेल प्लांट के लिए गए, एनिमल्स में से लिए गए, यानी रैट में से, माउ से जो उसमें से, रैबिट में से, और फिर ह्यूमन के भी सेल लिए गए, ब्लड सेल हुआ, मस्कुलर सेल्स हुए, ऐसे अलग अलग टाइप के सेल्स के सैंपल लिए गए और उनकी केमिकल कंपोजिशन स्टडी की गई कि वो किससे मिलके बने। तो ये काम किसने किया था? एक्चुअली ये स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई इन द ईयर ऑफ 1926 ई गॉर्डर एंड ग्रैंडल ने। ई गॉर्डर एंड ग्रैंडल ये दोनों दे have played a very important role in the year of 1926. They gave a composition, उन्हें उन सबकी स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया और कहा कि चूंकि अलग अलग लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अलग अलग सेल्स हैं, तो हर एक पर्टिकुलर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइज भी डिफरेंट है। और उन्होंने एक कंपोजिशन दिया कि भाई जनरल साइज जो होती है वो 70 to 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इन दोनों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया, थिकनेस यानी कि साइज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कितनी होती है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। ये उन्होंने बताया था 1926 में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिक 3 केमिकल कंपोनेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, जिसको बोला गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बोला गया, क्योंकि जो ग्लाइको मींस ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। तो जब वो स्पेसिफिक ग्लूकोज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ फ्यूज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये केमिकल कंपोजिशन इन्होंने दी और कहा कि अच्छा, इन्होंने एक नाम और रखा था, दैट इज नैगली। ठीक है, क्या है, नैगली। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नैगली वर्ड से भी यूज किया जाता है। कई सारे एमसीक्यूज में ये वर्ड भी पूछा जाएगा, तो आपको ब्लैंक नहीं हो जाना है कि अरे ये क्या पूछ लिया। यू शुड नो दिस इज द टर्मिनोलॉजी। ओके, तो उन्होंने इसमें ये कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये वो ट्रांसपोर्ट करती हैं और ये मिलके बनी होती हैं किससे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से। इसमें भी प्रोटीन और लिपिड किस फॉर्म में होते हैं, सॉरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में। और उन्होंने एक और चीज बताई कि अलग अलग सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज भी डिफरेंट होता है, which is approximately 70 to 100 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रक्चर कंपोजिशन दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, ये हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बायलेयर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बायलेयर यानी 2, एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज करो एक ये है लिपिड की लेयर और एक ये लिपिड की लेयर है, ऐसे डबल लेयर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बायलेयर स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बायलेयर स्ट्रक्चर फॉर्म में बनी हुई है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 नेचर को शो करती है, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, जिसको उन्होंने वर्ड दिया था यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग, है ना। हाइड्रोफिलिक क्या होगा, वाटर लविंग यानी वाटर को एब्सॉर्ब करना है, लिपिड मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक यानी फोबिया, फ्रॉम फोबिया इज फोबिक, सो वो वाटर हेटिंग हो गया, वो वाटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये नेचर भी इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर भी बताती है। इस केमिकल कंपोजिशन में एक और मजेदार चीज हुई, ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्या मजेदार चीज हुई, जनरली उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किए थे अलग अलग सेल पे किए थे, तो एक माउस और ह्यूमन का उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताया कि अगर आप ह्यूमन की किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेंगे और उसके केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो उसका रेशियो होता है 52/40 एंड 8%, यानी उसमें प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं 52%, लिपिड जो होते हैं वो 40% और 8% जो होता है वो कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। सो दिस वाज द बेसिक कंपोजिशन दे हैव डिस्कवर्ड इन ह्यूमन सेल एंड दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर बायोलॉजिकल साइंस कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन मिल गया था। लेकिन सिर्फ इस केमिकल कंपोजिशन से काम नहीं चल रहा था, इससे उसके फंक्शंस और एक्टिविटी तो पता थी, पर फिर भी एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम नहीं बता पा रहे थे। तो जब ये केमिकल कंपोजिशन का डिस्कवरी हुआ उसके बाद सेकेंड 3 हाइपोथेसिस मॉडल आए, यानी 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर मॉडल डिस्कवर हुए। सो विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आया था वो कहलाया सैंडविच मॉडल। कितने कॉन्सेप्ट थे, 3 कॉन्सेप्ट थे, जिसमें सबसे पहला मॉडल कौन सा आया, सैंडविच मॉडल। सैंडविच देखा ना, अपन खाते हैं ना, एक ऊपर ब्रेड एक नीचे ब्रेड और बीच में हमारा पूरा मटेरियल। तो ये सैंडविच मॉडल डिस्कवर हुआ 1935 में
किसने दिया? जेम्स डैगली एंड ह्यू डेवसन ने। इन दोनों ने सैंडविच मॉडल डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि ये कंपोजिशन बिल्कुल सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी सब चीजों से मिलके बनी है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो एक सैंडविच के फॉर्म में है। इसमें बाइलेयर्ड है, ऊपर भी एक लिपिड की लेयर है, नीचे भी एक लिपिड की लेयर है, और उन दोनों के बीच में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और इसीलिए उन्होंने उसको कहा सैंडविच मॉडल। और यहाँ पर इन्होंने ही एक और प्रॉपर्टी बताई। उन्होंने कहा कि भाई जो फंक्शनिंग हो रही है, जो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रही है, जिसके कारण वो मटेरियल को एब्जॉर्ब भी कर रही है और एक्सपेंड भी कर रही है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उसके कारण अंदर का सामान बाहर, बाहर का सामान अंदर हो रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फिनोमेना उन्होंने कहा वंडर वॉल फोर्स के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? वंडर वॉल फोर्स के कारण, यानी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दे सेड कि जो कंपोजिशन है वो है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और वाटर भी अवेलेबल है। तो इन सब के अंदर क्या है? लिपिड, प्रोटीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट किससे बने हैं? एलिमेंट से बने, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से मिलके बने। तो ये सारे एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है ना कोई एक एटम। एलिमेंट किससे बना है? हमने 9th में पढ़ा है। 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद है? सपोज करो कार्बन की बात की जाए, तो कार्बन अगर है तो वो किससे मिलके बना है? उसका अपना एक एटॉमिक नंबर है। केमिस्ट्री आ गई है यहाँ पे। तो जो एटॉमिक नंबर है वो उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। याद आ रहा है? 9th में पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो जो करंट फ्लो करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वंडर वॉल्स इक्वेशन थी, वंडर वॉल फोर्स के थ्रू था। तो वहां पे ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, किसी भी करंट को फ्लो कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को या एलिमेंट को ट्रैवल करा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे लगाया और कहा कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी है। उनके अंदर प्रोटीन इंटरनली प्रेजेंट है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैंडविच मॉडल है। लेकिन जो वो ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स का, मटेरियल का, वो सभी मटेरियल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। और उनके इस इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ट्रैवलिंग के बेसिस पर वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट उन्होंने इस केमिकल कंपोजिशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मॉडल देने की कोशिश की। इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट भी किया गया कि हाँ भाई सही बात है, ये इस तरह से अरेंज्ड है और ऐसे फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन इस मॉडल के बेसिस पे अभी तक ये प्रपोज नहीं किया जा पा रहा था कि स्पेसिफिकली वो कौन से केमिकल के किस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रैवल कर पा रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल क्यों है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण से है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे जो प्रूवन नहीं थे। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर सेकेंड मॉडल आया, दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये कॉन्सेप्ट आया इन बिटवीन 1938 टू 1940, जिसको दिया किसने? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन वाज अ पर्सन, उन्होंने इस सैंडविच मॉडल के कॉन्सेप्ट को ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे। माइक्रोस्कोप क्या है हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, दे आर वेरी एक्टिव। हम उसमें इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू बहुत छोटी से छोटी चीजों को प्रॉपरली देख पाते हैं। सो रॉबर्टसन वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसमें उन्होंने देख के ये कहा
कि भाई सैंडविच मॉडल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रैवलिंग के बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, बाइलेयर स्ट्रक्चर है और प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर भी है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट दिया कि भाई ये जो भी सैंडविच मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्लांट में और एनिमल के अलग अलग सेल में अलग अलग है, डिफरेंट साइज, शेप और अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। यानी हम इसको सिमिलरिटी स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड कम है, किसी में लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है, किसी में ग्लाइकोप्रोटीन्स का रेशियो डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, पर फिर भी वो भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल मॉडल नहीं दे पाए। तो इसका एक टॉपिक हुआ और इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड फर्दर फाइनली एक थर्ड मॉडल कॉन्सेप्ट आया, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज डिस्कवर्ड इन 1972 बाय एस जॉनेथन सिंगर एंड ग्रांट निकलसन। कौन से किसने डिस्कवर किया? 1972 में एस जॉनेथन सिंगर एंड ग्रांट निकलसन ने 1972 में फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताया, जो है ये। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या क्या बताया मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि ये टू लेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि ऊपर भी एक लाइन है और नीचे भी एक लाइन है। और उन्होंने कहा कि ये दोनों लाइनें लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर यानी कि लिपिड के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। अब लिपिड किससे मिलके बने हैं? लिपिड एक्चुअली बने हैं फैटी एसिड से। वो फैटी एसिड में एक हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने बताया हुआ है, ये देखो ये एक इसका मैं बड़ा करके बता रही हूँ, ये एक सिंगल यूनिट देखो ऐसे, ये स्ट्रक्चर है, ये एक इसका हेड पोर्शन है और ये टेल पोर्शन है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड चेन है यहाँ पर और ग्लाइकोप्रोटीन चेन है, तो उन दोनों से मिलके बन गया है एक लिपिड मॉडल। और ये चेन स्ट्रक्चर डबल फॉर्म है, जिसमें हेड पोर्शन अंदर की साइड है, इंटरनल साइड पे है, और टेल पोर्शन आउटर साइड पे, रिवर्स है। देखो दोनों के हेड आमने सामने है और टेल अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस पूरे टेल पोर्शन को कंपाइल किया हुआ है किसने? पेरिफेरल प्रोटीन, यानी अगर माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटीन से ही मिलकर के बनी है इसकी बाउंड्री। और इनके बीच में ये छोटे छोटे क्या है, ब्लैक डॉट जो मैंने बताया वो क्या है? पोर्स, पोर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है देखो बड़े बड़े दिख रहे हैं, these are extrinsic and intrinsic protein structures। ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं किसी भी इंटरनल कंपोनेंट को बाहर जाने में और आउटर कंपोनेंट को अंदर आने में। प्लस ये प्रोटीन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, यानी एक प्रॉपर बाइलेयर स्ट्रक्चर बना रहे तो इनके बीच में बॉन्डिंग रहती है, ये एक शेप को, स्ट्रक्चर को, स्केलेटन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन है, जैसे ये कौन सा है, देखो ये है ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज पर प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर इन लिपिड बाइलेयर के साथ कंपाइल होता है और फर्दर यहाँ पर ये टेल पोर्शन हाइड्रोफिलिक, हेड पोर्शन हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करते हैं। और इन्हीं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की मदद से, यही लिपिड बाइलेयर की मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर सेल ऑर्गेनल का जो भी मटेरियल है वो बाहर पहुंचाती है और बाहर से मटेरियल को अंदर लेती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट कराने की जो एक्टिविटी है, ये कहलाती है एक्टिव एंड पैसिव रिएक्शन। यानी किसी चीज को अंदर लेना दैट इज एक्टिव, बाहर छोड़ना दैट इज पैसिव। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एक्टिव पैसिव मैकेनिज्म को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर कंडक्ट करती है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर कहते हैं। जो किसी भी सेल के, सपोज करो ये सेल है, इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इतनी सी जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर जो अपन ने वहां देखा था, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। अंदर वो ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड बाइलेयर, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ये बड़े बड़े छोटे छोटे बॉल जो हैं वो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये है जो इन सभी प्रोटीन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखते हैं। इन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग कराना है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो मैसेज पास करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे मूवमेंट भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, प्लस इंटरनल सेल ऑर्गेनल का प्रोटेक्शन भी होता है। सो दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आई विश ये पूरी तरह से क्लियर होगा। इसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया है। नाउ इट्स ओवर। आपको मैंने बुक परचेस करने के लिए भी कहा है। बायोलॉजी के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, अरिहंत नीट लीजिएगा या फिर वीर बाला रस्तोगी लीजिएगा, उसमें भी आपको ये सारी डिटेल्स बहुत प्रॉपरली मिलेंगी। सो आपका बेसिक टास्क क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, मैं आपको जो भी वीडियोस भेज रही हूँ आपको अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। आप एनसीईआरटी को कंपेयर करेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें दी हुई है। ये जितना जो पूरा एक्सप्लेन हम आपको करते हैं ना, वो वहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में ही आपको दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं खुश होना है कि ये इतना सा छोटा सा चैप्टर, नहीं, उस एक पैराग्राफ की एक एक लाइन में आपको 10 लाइंस डिटेल में पढ़नी है। सो वो डिटेलिंग हम आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो आपको अरिहंत या वीरबाला दोनों में से जो बुक मिल जाए आप जल्दी से जल्दी परचेज करें। इसमें से ये पूरा थ्योरी रीडिंग आपको कंप्लीट करना है, मेरे सारे वीडियोस देखना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एंड फर्दर शिखर के जो नोट्स दिए हैं उससे भी उसको रीड करना है और सारे एमसीक्यूज सॉल्व करना है। लेकिन मेन होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कंसेप्चुअल भी है वो भी सॉल्व करना है। तो अभी हमारा आज के पोर्शन में हमने क्या क्या देख लिया है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट देखा, प्रोकैरियोटिक आपको पूरा पता है, और अब इसका फर्स्ट ऑर्गेनल पार्ट दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम अभी छोटा सा एक सेल वॉल स्ट्रक्चर और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करो, तब तक ये कंप्लीट नोट डाउन कीजिए और रीडिंग कंप्लीट कीजिए।